शीर्षक राजा जी का श्राप। बिहार के एक छोटे से गांव चंदपुर में गंगा नदी के किनारे कभी एक जमींदार राज करते थे। उन्हें सब राजा जी कहकर बुलाते थे। राजा जी रुतबे वाले इंसान थे, धन, शान और डर तीनों में उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन राजा जी की असली पहचान उनकी क्रूरता और तंत्र मंत्र में विश्वास से जुड़ी थी। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी जवानी और ताकत को बनाए रखने के लिए काले जादू से संधि कर ली थी। गांव के लोग कानाफूसी करते कि राजा जी कभी बूढ़े नहीं होंगे। जो भी उनके खिलाफ गया वह या तो गायब हो गया या पागल हो गया। राजा जी के महल के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं उसी पेड़ के नीचे उन्होंने एक मासूम तांत्रिक को बलि चढ़ाया था, जिसने राजा जी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। मरते समय तांत्रिक ने शाप दिया, जिस शक्ति का तुमने घमंड किया है वही एक दिन तुम्हारा सर्वनाश करेगी। जब तुम्हारा खून तुम्हारे ही महल में गिरेगा तब इस हवेली की एक एक ईंट कांपेगी। साल बीते, राजा जी की हवेली वीरान होती गई। लोग कहते हैं कि एक रात जब बिजली चमक रही थी और तूफान आया था, राजा जी को उनके ही कमरे में किसी ने चाकू घोंपा। खून की धारें फर्श पर फैल गईं। उसी पल हवेली की दीवारें कांपने लगीं और उस पीपल के पेड़ से किसी के चीखने की आवाज आई। आज भी चंदपुर के लोग उस हवेली की तरफ नहीं जाते। कहते हैं रात के तीसरे पहर राजा जी की परछाई खिड़की पर दिखती है, सफेद धोती, लाल आंखें और एक डरावनी मुस्कान के साथ। और वो पीपल का पेड़ अब भी हरा है और हर पूर्णिमा की रात वहां से अजीब सी सुगंध आती है, जैसे कोई अनजानी आत्मा तंत्र मंत्र कर रही हो। राजा जी का श्राप भाग 2, हवेली की वापसी। राजा जी की मौत को अब कई दशक बीत चुके थे। चंदपुर गांव आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एक चीज आज भी वैसी की वैसी थी, राजा जी की हवेली जो वीरान और डरावनी खड़ी थी। लोग दिन में भी उसके पास जाने से कतराते थे। लेकिन फिर गांव आया विवेक, एक युवा इतिहासकार जो पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहा था। उसे तंत्र मंत्र, पुरानी हवेलियों और भूत प्रेत की कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उसने राजा जी की कहानी सुनी तो उसे लगा कि इसमें कुछ तो है जो अब तक सामने नहीं आया। हो सकता है ये सब मनगढ़ंत हो, विवेक ने सोचा। लेकिन अगर नहीं है तो ये कहानी बहुत बड़ी है। हवेली में पहला कदम। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद चमक रहा था। विवेक अपने कैमरे और एक छोटी सी पूजा की थाली के साथ हवेली में घुसा। अंदर हर चीज धूल से ढकी थी, पुराने झूमर, टूटी हुई तस्वीरें और राजा जी का सिंहासन जैसा कुर्सी जो अब भी वैसा ही खड़ा था। जैसे ही वह कमरे में गया जहां राजा जी की मौत हुई थी, उसकी थाली अपने आप जमीन पर गिर गई। कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी उसे दीवार पर खून के धब्बे दिखे जो अब तक ताजा लग रहे थे। किसने छेड़ा मेरी नींद को? कानों में गूंजती एक भारी आवाज। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतिया सामना। विवेक ने मुड़कर देखा और सामने वही सफेद धोती में राजा जी खड़े थे, लाल आंखें, गुस्से से भरी शक्ल और एक धीमी हंसी। तू यहां क्या ढूंढने आया है? विवेक कांप उठा, पर उसने साहस से कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर आपने कुछ गलत किया है तो दुनिया को बताना जरूरी है। राजा जी का चेहरा बदल गया। कुछ पल को शांत रहे और बोले, मुझे मुक्त कर। मेरा श्राप अब मेरे वंशजों को खा रहा है। जो मैंने किया उसका फल मेरे खून को भुगतना पड़ रहा है। विवेक चौंक गया, यानी श्राप अब भी सक्रिय था। राजा जी ने बताया कि उनके परिवार की आखिरी निशानी एक पुराना तावीज हवेली के तहखाने में छिपा है। जब तक वह तावीज गंगा में प्रवाहित नहीं होता, श्राप खत्म नहीं होगा। विवेक ने राजा जी से वादा किया कि वह तावीज ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही उसने तहखाना खोलने की कोशिश की, हवेली की दीवारें फिर कांपने लगीं। एक और आत्मा जाग गई थी, वो तांत्रिक जिसने राजा जी को श्राप दिया था। अब विवेक के सामने दो रास्ते हैं। 1, तावीज को ढूंढकर श्राप खत्म करना। 2, या हवेली में फंसे रह जाना सदा के लिए। राजा जी का श्राप भाग 3, तहखाने का रहस्य। पिछली रात के बाद विवेक ने तय कर लिया था, उसे हर हाल में उस तावीज को ढूंढना होगा। अब यह सिर्फ एक रिसर्च नहीं रही, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति और एक पीढ़ी को श्राप से बचाने की लड़ाई बन गई थी। तहखाने की सीढ़ियां। अगली रात वह फिर हवेली में आया, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में गंगाजल। हवेली में घुसते ही हवा फिर से ठंडी हो गई और हवा में वही तंत्र मंत्र की गंध भर गई। राजा जी की आत्मा इस बार कहीं नहीं दिखी, लेकिन हवेली जैसे उसका इंतजार कर रही थी। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी और सीली हुई थीं। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। नीचे गहराई में अंधेरा ऐसा था जैसे सदियों से कोई रोशनी वहां न पहुंची हो। जैसे ही विवेक नीचे पहुंचा, उसे एक पत्थर की दीवार मिली जिस पर तांत्रिक भाषा में श्लोक खुदे थे। बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। विवेक ने जैसे ही संदूक खोला, एक भयानक चीख हवेली के हर कोने से गूंज उठी। मूर्ख, तावीज छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तांत्रिक की आत्मा का आगमन। धुएं के भंवर से एक आकृति उभरी, वही तांत्रिक
जिसकी आंखों से आग और शरीर से राख झड़ रही थी। उसकी आवाज में गूंज थी और गुस्से में कंपन। मैंने राजा जी को श्राप दिया, लेकिन मुक्ति नहीं दी, क्योंकि उनका पाप अधूरा नहीं था। और अब तू भी बचेगा नहीं। विवेक ने साहस दिखाया। वह पीछे नहीं हटा। उसने तावीज उठाया और चिल्लाया, अगर तू सच में न्यायप्रिय है तो श्राप को वही खत्म करेगा जिसने पाप किया, मुझे नहीं। तांत्रिक कुछ पल के लिए रुका, फिर हवा में विलीन हो गया। गंगा में विसर्जन। विवेक सुबह होते ही गंगा किनारे गया। सूरज उग रहा था और हवेली की छाया पीछे छूट चुकी थी। तावीज को गंगाजल में डुबोते वक्त उसने देखा हवा अचानक शांत हो गई और एक मधुर सी आवाज आई, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिल गई। कहा जाता है उसी दिन से हवेली की छत गिरी, पीपल का पेड़ सूख गया और गांव में दशकों बाद पहली बार पूर्णिमा की रात चांदनी से चमकी। अंत या शुरुआत? विवेक ने गांव छोड़ दिया और अपनी रिसर्च को एक किताब का रूप दिया। राजा जी का श्राप, सच्चाई या कथा? पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस किताब की अंतिम पंक्ति में एक नोट लिखा था, यदि कभी तुम्हें सपने में सफेद धोती वाला आदमी दिखे, भागना मत। वह अब सिर्फ देखता है और इंतजार करता है किसी अगले विवेक का। राजा जी का श्राप, भाग 4। अंतिम संकेत। विवेक के जाने के कई साल बाद चंदपुर गांव फिर से शांत हो गया था। हवेली की जगह अब बस टूटी फूटी दीवारें और सूखा पीपल का पेड़ बचा था। गांव वालों ने मान लिया था कि श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे गांव के एक लड़के नीरज को नींद में एक अजीब सपना आया। सपने में वही पीपल का पेड़ दिखा, पर अब वो हरा भरा था। उसके नीचे बैठा था एक आदमी, सफेद धोती, लाल आंखें और हल्की मुस्कान। नीरज डर के मारे पसीने पसीने हो गया। तभी वो आदमी बोला, तावीज तो बहाया गया, पर क्या तू जानता है कि मैंने एक और दरवाजा बंद किया था? नीरज चीखते हुए उठा। सांसें तेज थीं, धड़कनें भाग रही थीं। उसने अगले दिन सबको सपना बताया, लेकिन गांव के बुजुर्ग डर से चुप रहे। फिर एक और अजीब घटना हुई। गांव के पास की जमीन, जहां राजा जी का एक पुराना कुआं था, वहां खुदाई करते समय एक पत्थर की सिल मिली। उस पर खुदा था, यहां वो दफन है जो अब भी देखता है। खुदाई तुरंत रोक दी गई, पर नीरज शांत नहीं बैठा। उसने खुदाई की पुरानी फाइलें निकालीं और विवेक की किताब फिर से पढ़ी। किताब के आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी जिसे किसी ने लाल स्याही से घेरा था, अगर कभी हवा में गंध बदले और पीपल फिर से हरा हो जाए, समझ लेना कोई दरवाजा फिर खुल चुका है। नीरज भागा भागा पीपल के पास पहुंचा और वो सचमुच फिर से हरा हो चुका था। हवा में वही अजीब सी सुगंध, तंत्र मंत्र जैसी। उस रात उसने फिर सपना देखा। इस बार राजा जी कुछ नहीं बोले, बस अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया। कुआं। नीरज ने समझ लिया अब कहानी खत्म नहीं हुई थी। राजा जी का तावीज बहा जरूर था, पर एक रहस्य, एक सच्चाई, या शायद एक और श्राप अब भी जमीन में दबा हुआ था।